हेलो बच्चों, डिसोल्यूशन के पार्ट 2 पहला पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है मैंने ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो वो ग्रेजुएशन की और तुम्हारी कॉमन वीडियो है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वही 12th वाले दिए जाते हैं ग्रेजुएशन वालों को। तो जो ग्रेजुएशन वालों की वीडियो है ना, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड डिसोल्यूशन की, वही देख लेना। मैंने 12th की प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने 12th की। आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो जो 12th क्लास के नाम से है उसमें से 12th की ही वीडियो मिलेंगी आपको उस प्लेलिस्ट में, राइट। तो वहाँ पर मैंने डिसोल्यूशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल रखा है। अब आप पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, राइट। वो ग्रेजुएशन से आपका अलग हट जाता है, क्योंकि उनका एडवांस लेवल चला जाता है, आप थोड़ा बेसिक लेवल करते हो। तो इस वजह से 1 और 2 दोनों में कॉमन है, ग्रेजुएशन और 12th का। थर्ड पार्ट से ग्रेजुएशन अलग चला जाता है और 12th अलग चला जाता है। तो मैं अब थर्ड पार्ट डाल रही हूँ 12th के लिए, और आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 भी 12th की प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। डिसोल्यूशन पार्ट 3 अब हम कर रहे हैं। गॉट इट? ठीक है, समझ गए होगे। दोबारा रिपीट करती हूँ, 12th की प्लेलिस्ट में जाना, डिसोल्यूशन पार्ट 1 मिल जाएगा, तो डिसोल्यूशन पार्ट 2 भी मिल जाएगा, राइट। और ये हम पार्ट 3 कर रहे हैं। सुनिए अब ध्यान से प्लीज। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 160 है, सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 160 है, वो 3 लाख एक ब्रोकर के थ्रू बेची है, और वो उस पर 2% कमीशन चार्ज कर रहा है। जनरलाइज है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अच्छा सुनिए बच्चों, मैं ना ये सारी एंट्री है ना लिखती जाऊंगी, क्योंकि बार बार आपको बुक खोल खोल के दिखाऊंगी तो प्रॉब्लम होगी, राइट। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आना, फिर थर्ड पार्ट देखना ये वाला। और दूसरी बात, मैं एंट्री आपके सामने लिखती जाऊंगी, ठीक है, पढ़ती जाऊंगी। तो देखिए, ये कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 है, और वो सोल्ड हो गई 3 लाख में। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर कमीशन थी कितने परसेंट? 2%। तो वो 160 पे लेगा कमीशन या 3 लाख पे लेगा? 3 लाख पे लेगा, क्योंकि 3 लाख का माल बिकवाया उसने, 6,000 उसने कमीशन चार्ज की। तो अब ये रह गया 2,94,000, 3 लाख का 2%। एक बात बताऊं बच्चों, बुक वैल्यू को हमें इग्नोर करना होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता। वो बिकी 3 लाख की, 6,000 रुपये कमीशन के कट गए, 294। तो बैंक नाम की एसेट्स बढ़ी, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरी तरफ फ़ायदा हो गया तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। फ़ायदा हो तो रियलाइजेशन क्रेडिट, नुकसान हो तो रियलाइजेशन डेबिट। याद रखना, 160 की चीज़ 140 में भी बिकी होती ना तो भी रियलाइजेशन क्रेडिट होता, और 160 की चीज़ 3 लाख में बिकी है तो भी रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है। बेचोगे तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, चाहे 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेचो, चाहे 2 रुपये की चीज़ 1 रुपये में बेचो। आप सेल करोगे, व्हेन यू सेल द गुड्स देन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, है ना, राइट। वेदर यू सेल दिस ऑन लेस देन बुक वैल्यू और मोर देन बुक वैल्यू, इट डजेंट मैटर, ओके। आप ज़्यादा में बेचो या कम में बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर माल को बेचोगे तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। गॉट इट? क्लियर हो गया? 3 लाख 160 का जो सामान था वो 3 लाख में सेल हो गया, और जो 3 लाख में सेल हो गया तो 6,000 कमीशन लग गई, तो 294 में सेल हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट 294 से क्रेडिट हो जाएगा। और अगर 160 का सामान 140 में सेल होता ना तो रियलाइजेशन अकाउंट 140 से क्रेडिट हो जाता। ये रिवैल्यूएशन नहीं है जो प्रॉफिट लॉस देखेंगे बेचने का। यहाँ 10 रुपये का माल 12 में बिक जाए तो 12 से एंट्री होती है, 10 रुपये का माल 8 से में बिक जाए तो 8 से एंट्री होती है। याद रखना, दिस इज नॉट रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट। अगर 10 रुपीज़ का माल आप 12 में बेचोगे तो एंट्री 12 से होगी, और 10 का माल 8 में बेचोगे तो एंट्री 8 से होगी। यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि टोटल सेल वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। और एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ी, और रियलाइजेशन क्रेडिट क्योंकि इनकम हो गई। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट,
सुनिए, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1500 के खर्चे हैं। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1500 है। हम ये मानेंगे बोन बाय फर्म, फर्म ने ही बोन किए और फर्म ने ही पे किए। अब बोन बाय फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि फर्म का नुकसान हो गया, और फर्म ने ही पे किए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पैसे चले गए 1500 के। मेरी बात सुनिए प्लीज़, बोन बाय फर्म इसलिए रियलाइजेशन डेबिट और पेड बाय फर्म इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि पैसा चला गया। पेड बाय फर्म तो पैसे चले गए, बैंक क्रेडिट, और बोन बाय फर्म नुकसान हो गया, रियलाइजेशन डेबिट। अगर नुकसान हो जाए तो रियलाइजेशन डेबिट, और अगर फ़ायदा हो तो रियलाइजेशन क्रेडिट। ये पेज नंबर 1 हो गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड देखिए, क्या है पार्ट सेकंड। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 600 पेड बाय मोहन और पार्टनर। सुनो मेरी बात सुनो, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 600 है, पेड बाय मोहन अ पार्टनर। बोन का कुछ नहीं दे रखा तो हम मानेंगे बोन बाय फर्म। ये हमने अज्यूम किया है, क्योंकि अगर नहीं दे रखा होता तो बोन भी, देखो ना, पिछले में कुछ नहीं दे रखा था, पिछले में कुछ नहीं दे रखा था तो हमने फर्म का ही बोन माना, फर्म का ही पेड माना। लेकिन इसमें ये दे रखा है कि बोन पेड बाय पार्टनर, तो बोन का कुछ नहीं दे रखा तो बोन बाय फर्म मानेंगे। अब बोन बाय फर्म मानेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बोन बाय फर्म है। अब पेड बाय फर्म होता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, पेड बाय फर्म होता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता, पर पेड बाय पार्टनर है तो पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मोहन अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट 600। जब फर्म बोन करती है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, और जब फर्म पे करती है तो बैंक क्रेडिट होता है। इसमें फर्म ने बोन किया था तो रियलाइजेशन डेबिट कर दिया था, पर फर्म ने पे नहीं किया, पार्टनर ने पे किया, तो बैंक की बजाय पार्टनर का नाम लिख दिया हमने। समझ गए या नहीं समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 देखिए, क्या कह रहे हैं। मोहन, वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, वर आस्क्ड टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मोहन एक पार्टनर था, उसको कहा कि वो डिसोल्यूशन का काम संभाले, विच ही अलाउड ए कमीशन ऑफ 2000, जिसके लिए उसे कमीशन मिली। अब मोहन को कमीशन दी, इसका मतलब फर्म ने मोहन को कमीशन दी। तो सिंपल, अगर फर्म ने मोहन को कमीशन दी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म ने दी तो फर्म का लॉस हो गया, फर्म ने दी तो फर्म का लॉस हो गया। मोहन को मिली तो मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, फायदा हो गया मोहन का। कितने की कमीशन दी थी बताओ इसमें? 2000 की। दैट्स ऑल, 2000। पेज नंबर 2। ओके, फर्म ने दी तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया, मोहन को मिली तो मोहन का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, राइट। इस बार 1 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज़ आपको छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, मोटर कार बुक वैल्यू 50,000 थी, टेकन बाय क्रेडिटर इन बुक वैल्यू 40,000 इन सेटलमेंट। सुनो सुनो सुनो, मोटर कार 50 की थी, टेकन बाय क्रेडिटर एट 40,
एक तरफ एसेट गई, एसेट के एक्सचेंज में लायबिलिटी, कैसे लिखेंगे हिंदी में, वी हैव एक्सचेंज द एसेट्स अगेंस्ट लायबिलिटी। हमने एसेट को लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, बात एक ही है। तो आपको बताया ही था मैंने, उन 2 वीडियो में जाके देखो, जब भी एसेट को लायबिलिटी के अगेंस्ट सेट करते हैं तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, चाहे 50 की 40 में करें, चाहे 40 की 50 में करें, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, राइट। 50 की 40 में करते तो भी कोई एंट्री नहीं है, 50 की 60 में करें तो भी कोई एंट्री नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 met by राहुल अ पार्टनर बट पेड बाय फर्म। सुनिए सुनिए सुनिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था 15,000 met by राहुल, पेड बाय फर्म। अब मेट का मतलब होता बोन बाय राहुल। जब तक फर्म बोन कर रही थी रियलाइजेशन डेबिट हो रहा था, जब तक फर्म बोन कर रही थी, बोन बाय फर्म, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा था। अब राहुल बोन कर रहा है तो राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और फर्म पे करती है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 15,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सुनिए, आगे के कह रहे हैं। रमेश ए पार्टनर हु पेड रिम्यूनरेशन 25,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। रमेश एक पार्टनर था जिसको हमने रिम्यूनरेशन दे दी 25,000 की, और आगे के खर्चे वो संभालेगा, तो आगे के खर्चे वो संभालेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने उसको रिम्यूनरेशन दे दी, तो रमेश को जब रिम्यूनरेशन दी तो रमेश को फ़ायदा हो गया। और किसने दी रिम्यूनरेशन? फर्म की तरफ से रिम्यूनरेशन गई रमेश को, फर्म की तरफ से रिम्यूनरेशन गई रमेश को। अगर फर्म की तरफ से रमेश को रिम्यूनरेशन गई है तो फर्म को हो गया लॉस और रमेश को हो गया इनकम। फर्म को लॉस हो गया तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगी, और रमेश को इनकम हो गई तो रमेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से बताओ? 25,000 से। फर्म की तरफ से रमेश को इनकम गई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कहते हैं, Anuj, a partner who paid a remuneration 20,000, he was to meet all expenses. Firm paid expenses 5,000. देखो मेरी बात सुनो, अनुज अ पार्टनर, उसको रेमुनरेशन दी थी 20,000, उसको खर्चे सारे भुगत रहे थे, लेकिन उसने पे किससे करवा दिए? फर्म से। भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूँ और मैं कह दूँ कि तुम मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देना, तुमने 5,000 रुपये भी ले लिए और मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 2,000 रुपये, वो तुमने मेरी से ही पे करा दिया। चलो इसी का एग्जांपल लेती हूँ, मैं तुम्हें 20,000 रुपीज़ दूँ और तुम्हें कहूँ तुम मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भाई पे कर देना। मैं तुम्हें 20,000 दूँ और तुम्हें कहूँ कि तुम मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना। तुमने मेरे से 20,000 भी ले लिए, लेकिन 20,000 लेने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 5,000 का आया वो मेरे से ही पे करा दिया, जबकि मैंने तुम्हें कहा था रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम पे करोगे, मैं तुम्हें 20,000 रुपीज़ दे रही हूँ और तुमने मुझसे ही 5,000 पे करवा दिए। तो सेम बात है, अनुज को 20,000 की रिम्यूनरेशन मिली, उसको सारे खर्चे भुगतने थे, लेकिन फर्म को पे करने पड़ गए 5,000 रुपये। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? सुनो मेरी बात सुनो, अनुज को रिम्यूनरेशन मिली 20,000 की, किसने दी? फर्म ने। वही फर्म ने रिम्यूनरेशन दी अनुज को, ये रिम्यूनरेशन जा रही है फर्म की तरफ से, तो फर्म के लिए लॉस हो गया, अनुज के लिए फ़ायदा हो गया। कितनी रिम्यूनरेशन जा रही है? 20,000।
तो अब इससे क्या होगा बताओ, फर्म रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेगी क्योंकि फर्म के लिए लॉस हो गया। और किसको दे रहे हैं रिम्यूनरेशन बताओ, ये दे रहे हैं अनुज को, तो अनुज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000। बोलो ठीक है। अब एक्सपेंसेस हो गए 5,000 के, वो बोन भी अनुज को करने थे, पे भी अनुज को करने थे। बोन किसको करने थे, बोन करने थे अनुज को, और पे भी किसको करने थे, पे भी करने थे अनुज को ही, पर पे उसने करवा किससे दिए, फर्म से। अब अनुज बोन करेगा तो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसको नुकसान हो गया। और फर्म ने पे करी तो फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। सिंपल। 2 एंट्री आऊंगी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक। देखो आलोक का बिहाफ है, आलोक का बिहाफ है तो इसका मतलब बोन आलोक कर रहा है, पेड बाय फर्म है। टू होम इट वॉज एग्रीड 7,500, मतलब आलोक का बिहाफ सिर्फ 7,500 का है, बाकी बिहाफ नहीं है। मतलब आलोक सिर्फ 7,500 बोन कर रहा है, तो बाकी 2,500 कौन बोन कर रहा होगा, फर्म। और पे पूरा का पूरा 10,000 फर्म पे कर रही है। सुनो मेरी बात सुनो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो 10,000 है, 10,000 में 7,500 को अलग कर दो और 2,500 को अलग कर दो। 7,500 ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, मतलब आलोक बोन कर रहा है, और 2,500 अज्यूम करेंगे, अज्यूम बोन बाय फर्म। मुझे एक बात बताओ ना, जब आलोक 7,500 बोन कर रहा है, आलोक 7,500 बोन कर रहा है, तो अज्यूम क्या करना पड़ेगा, 2,500 फर्म बोन कर रही है। और पे के बारे में कुछ बोल नहीं रखा, पे के बारे में बोल रखा फर्म पे कर रही है, तो ये पेड बाय फर्म और ये भी पेड बाय फर्म। नहीं आया समझ में? 10,000 में से 7,500, 10,000 में से 7,500 आलोक बोन कर रहा था, क्वेश्चन ने बोला है, तो 2,500 फर्म बोन कर रही है, और ये भी बोला है कि 10,000 के 10,000 फर्म पे कर रही है। तो अब बताओ, मुझे एक बात बताओ, आलोक जो बोन कर रहा है उसके लिए आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 7,500, जो फर्म बोन कर रही है उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 2,500, और जो फर्म पे कर रही है उसके लिए बैंक क्रेडिट होगा 10,000। सिंपल, राइट? ठीक है, अगला देखिए, यही कर देती हूँ, क्यों पेज वेस्ट करना। पेज नंबर 6, सुनिए पेज नंबर 6 में क्या है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, इट इज एग्रीड फर्म विल पे, यहाँ पे वर्ड जरूर है पर पे का मतलब बोन है, एंड बैलेंस बाय रविंदर। एक्चुअली क्या होता है यार, मेरे नाम का 2 पे कर दियो, तो इसका मतलब ये है कि मेरे नाम का 2 बोन कर लियो। लैंग्वेज से समझो, लैंग्वेज से समझ में आएगा। यहाँ पे का मतलब विल पे, मतलब पहले से ही डिसाइड हो गया, और पहले से ही डिसाइड हो गया तो इसका मतलब वो बोन करना होता है। वैसे वर्ड पे से पेड समझते हो, लेकिन देखो ना जनरल लैंग्वेज में समझो, ये कंफ्यूज करने के लिए है कि फर्म जो बोन करेगी 2,000
और बैलेंस रविंदर करेगा। और पेड के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो पेड हम मानेंगे पूरा का पूरा फर्म का। आप कहोगे मैम बोल तो रखा है ये पेड नहीं है बेटा, ये बोन है। इसकी जो इंटेंशन है ना उसको समझो, इस लाइन की इंटेंशन को समझो। कई बार ऐसा होता है कि हमें ना भावनाओं को समझना होता है, तो ये भावना समझो, ये लाइन क्या कहना चाह रही है। इस लाइन की जो भावना है वो ये कहना चाह रही है कि फर्म विल पे, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि फर्म 2000 पे करेगी, तो फर्म 2000 पे करेगी, इसका मतलब फर्म 2000 बोन करेगी और बैलेंस रविंदर बोन करेगा। और पे के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, पेड के बारे में, तो पेड पूरी की पूरी फर्म करेगी। सुनो मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज प्लीज। इसके अंदर ना थोड़ा इन्होंने आपके साथ गेम खेल दिया। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5000, इसमें बोला फर्म विल पे, यहां पे का मतलब बोन से है 2000 और बैलेंस बोन बाय रविंदर, तो रविंदर कितना पे करेगा 3000। और अज्यूम कर रहे हैं ऑल अमाउंट पेड बाय फर्म, तो एंट्री होगी, ये फर्म बोन कर रही है 2000, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000। जो रविंदर बोन कर रहा है उसके लिए एंट्री होगी रविंदर अकाउंट डेबिट 3000। और पूरा फर्म पे कर रही है तो टू बैंक अकाउंट 5000। यहाँ पे का मतलब पेड से नहीं है, यहाँ पे का मतलब बोन से है। इन्होंने आपके साथ थोड़ा सा गेम खेला है, राइट। चलिए आगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय अमित ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। सुनिए 10,000 है पेड बाय अमित, ये तो बोला पक्का, यहाँ तो पेड वर्ड है, पे नहीं पेड है, ठीक है। पेड बाय अमित ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, जिसका बिहाफ होता है वो आपको पता है बोन करता है, तो इसका मतलब बोन बाय फर्म। और अगर बोन बाय फर्म है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और अमित पे कर रहा है, फर्म पे कर रही होती तो बैंक क्रेडिट होता, अब अमित पे कर रहा है तो अमित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से? 10,000 से। लैंग्वेज बड़ी परेशान करती है। पिछली 2 वीडियो में मैंने बोन पेड का मतलब तो बता दिया, लेकिन लैंग्वेज जो है ना, इसकी लैंग्वेज है वो बड़ी दुखदाई होती है, राइट। स्पेशली इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो लैंग्वेज है वो बड़ी कष्टदायी होती है, ठीक है। तो हमें उसको थोड़ा सा माइंड लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट्स मज़ेदार होता है जब तक आप उसे प्रैक्टिस करते रहो। जहाँ आपने प्रैक्टिस छोड़ी, अकाउंट्स ने आपको छोड़ दिया, समझ गए। देख लो आप अकाउंट्स को छोड़ना चाहते हो कि नहीं छोड़ना चाहते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए पार्ट 1, क्रेडिटर 85,000 के, उन्होंने 40,000 कैश ले लिया, 43,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली और फुल सेटिस्फैक्शन करवा लिया, फुल सेटलमेंट करा लिया अपने क्लेम का। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं इसके आपके लिए ना लिख ही लेती हूँ। क्रेडिटर थे 85,000 के, उन्होंने कैश ले लिया 40,000, इन्वेस्टमेंट ले ली 43,000, तो 40 और 43 कितने हो गए? 83। और बैलेंस उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दिया 2,000, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया, तभी तो फुल सेटलमेंट होगा। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। क्रेडिटर ने कैश ले लिया, क्रेडिटर कैश, इसका मतलब एसेट्स, लायबिलिटी और एसेट्स, नो एंट्री।
क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले ली, अगेन लायबिलिटी और एसेट्स, नो एंट्री। क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया, उसकी मैंने कोई एंट्री नहीं सिखाई आपको, नो एंट्री। कुल मिला के नो एंट्री। मूवी का नाम नहीं बता रही मैं, आपको बात समझ में आ रही है। क्रेडिटर ने कैश लिया, नो एंट्री। एसेट, लायबिलिटी के बदले में एसेट। क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ली, नो एंट्री। और क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया, नो एंट्री। हाँ, क्रेडिटर को अगर 2000 रुपये में कैश पे करने पड़ते ना तो एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000, क्योंकि फिर हमारा नुकसान हो जाता 2000 का। हम रियलाइजेशन को डेबिट करते और बैंक को क्रेडिट करते। हो बेटा गलत बता दी। हाँ, तो क्रेडिटर ने कैश लिया है ना, इसकी तो एंट्री करेंगे, सॉरी माफ़ कर दो। क्रेडिटर ने कैश लिया है ना, तो इसकी तो एंट्री करेंगे, तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश के अलावा अदर एसेट लेते हैं ना, तब एंट्री नहीं करते, समझ गए, सॉरी। क्रेडिटर ने कैश ले लिया तो रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले ली, नो एंट्री। क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया, नो एंट्री। यहाँ भी कैश लिया होता तो फिर रियलाइजेशन टू बैंक करते। मतलब जब हम कैश में पेमेंट करते हैं ना तभी एंट्री करते हैं, कैश को छोड़ के बाकी कोई और एसेट ले तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? कोई डाउट है? राइट, क्लियर हो गई। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। सॉरी गलती के लिए बच्चों, कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट टीचर थोड़ा भी गलत कर दे। मैं दोबारा बताती हूँ, क्रेडिटर ने कैश ले लिया तो रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि एक तरफ हमारा नुकसान हो गया, एक तरफ बैंक से पैसे चले गए। क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि लायबिलिटी के बदले में एसेट चली जाए तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्रेडिटर को डिस्काउंट दिया 2000 का, उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। 2000 का डिस्काउंट दिया, हमें कैसे पता? 85,000 में से सिर्फ हमने 83,000 पे की है, तो 2000 का ऑटोमेटिकली क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। अगला देखिए, क्रेडिटर 16,000 के थे, दे एक्सेप्टेड मशीनरी 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। सुनो, क्रेडिटर 16,000 के थे, उन्होंने मशीनरी ले ली 18,000 से, तो मैंने क्या कहा? नो एंट्री। अगर कैश को छोड़ के कोई और एसेट लेंगे तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, चाहे 16 की 18 मिली होती, चाहे 16 की 14 मिली होती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लायबिलिटी के बदले में एसेट दोगे तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। हाँ, एक केस में होती है, वो केस मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि वो केस क्या होता है। उस केस में होती है, राइट, पार्शियल सेटलमेंट का केस होता है। वो केस मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगी। देखिए आगे कह रहे हैं, क्रेडिटर 90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग 1/20 एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000। देखो मेरी बात सुनो, क्रेडिटर थे 90,000, उनको बिल्डिंग दे दी 1/20 की, और उन्होंने कैश ले लिया 30,000। भाई हम 1/20 की बिल्डिंग देंगे, यहाँ तक होती तो कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि क्रेडिटर को बिल्डिंग दे रहे हैं तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि लायबिलिटी के बदले में एसेट गई तो कोई एंट्री नहीं है। पर उन्होंने कैश लिया तो हमको, मतलब हम उन्होंने कैश दे दिया, देखा जाए तो उन्होंने कैश दे दिया, तो उन्होंने कैश दे दिया तो हमारे बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कैश का नाम आएगा तो एंट्री होगी, कैश के नाम से हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। और टू रियलाइजेशन 30,000, बस, इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी एसेट के बदले में लायबिलिटी। पर जो हमारे पास कैश आया उसकी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? ये क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है? सी। देखो ना, मेरी बात सुनो, 90,000 के क्रेडिटर थे, है ना, उनको बिल्डिंग कितने की चली गई? 1/20 की, तो बाकी वो कैश देंगे ना, बाकी कैश मिलेगा, तो इसकी एंट्री होगी और इसकी नो एंट्री, क्योंकि क्रेडिटर को बिल्डिंग गई, नो एंट्री, कैश मिलेगा, इसकी एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आई बात या नहीं आई? कोई डाउट है? राइट।
अगर हम लायबिलिटी के बदले में एसेट दें, बिल्डिंग दें, मशीनरी दें, फर्नीचर दें, तो वो एंट्री होती है। लेकिन लायबिलिटी के बदले में अगर हम कोई मतलब कि कैश दें तो नहीं सॉरी, लायबिलिटी के बदले में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह दें तो कोई एंट्री नहीं होती है। कैश दे ले तो एंट्री होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। आप एक बात जरूर ध्यान रखना, ये रियलाइजेशन टू बैंक कैश दिया तो इसकी एंट्री होगी। फाइन। ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।